तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर सुपरनेचुरल मूवी को, जो कि रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इस मूवी का नाम है ओडेला दो। अब देखो, ओडेला 1 जो है वो मैंने एक्सप्लेन तो नहीं करी है, लेकिन यहाँ इस मूवी के अंदर उसका उतना इन्वॉल्वमेंट है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी स्टोरी मैं आपको जरूर समझा दूंगा, जिसके चलते आपको ओडेला दो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स और 50 कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं ओडेला 1 का भी एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाला हूँ। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 3 भी अनाउंस हो चुका है। तो मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखने में आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब देखो, ओडेला 1 की कहानी के अंदर हमको बस यही बताया गया है कि एक सीरियल किलर था जिसका नाम तिरुपति था। तिरुपति गांव के अंदर अपनी साइकिल पर ही घूमा करता था, और वह भी रात के समय पर। गांव के अंदर जब भी किसी लड़की की नई नई शादी हुआ करती तो उसी रात को आकर वह उसके साथ गलत काम करता और फिर उसे खत्म कर दिया करता था। और इस बात का अंदाजा उसकी बीवी राधा को लग जाता है, जिसके चलते जब वह ऐसा कर रहा होता है किसी और लड़की के साथ में, तो उसकी बीवी राधा ही उसका गला काट देती है। और इसी के साथ में ये पहली वाली कहानी खत्म होती है। यानी कि इस मूवी के अंदर ओवरऑल इतना ही हुआ था। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से भी आगे देखेंगे तो आपको ओडेला दो समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ओडेला दो मूवी की शुरुआत होती है ओडेला गांव से ही, जो कि तेलंगाना में है, जहाँ पर हम एक बच्ची को देख पाते हैं जिसके हाथों में राधा का कटा हुआ सर था, पर वह उसी रेलवे ट्रैक पर चल रही, जैसे कि आखिरी मूवी के अंदर राधा अपने पति तिरुपति के सर को पकड़ कर चल रही थी। अब वह उस सर को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है, और उस बच्ची को देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। अब ये सब हुआ कैसे और राधा का ये हाल कैसे हुआ था, क्योंकि आखिरी मूवी में तो वह जेल के अंदर थी, तो यहाँ पर इस बच्ची के हाथ में उसका सर कैसे था। तो इन सब को जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, जहाँ पर हम तिरुपति की ही लाश को देख पाते हैं, जो कि मॉर्ग रूम में रखी हुई थी। अब डॉक्टर उसके बारे में पूछकर ये कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, और वह तिरुपति के लाश के साथ उसके सर को जोड़ देता है, और अब उस लाश को उसके परिवार वालों को दे दिया जाता है, जहाँ पर उसके 2 भाई, उसकी माँ और बहन थे। अब इसके बाद में उसके शरीर को वह गांव में लेकर आते हैं, और यह सारी खबर गांव भर में भी फैल चुकी थी। सरपंच को भी यह बात पता चल गई थी, और इसलिए वह एक पंडित को बुलाते हैं, जहां पर पंडित को वह यह कहता है कि तिरुपति ने उनके गांव के अंदर काफी परेशानियां खड़ी करी थी, और उसने कई मासूम लड़कियों को खत्म किया, तो उसे भी खत्म होने के बाद भी शांति नहीं मिलनी चाहिए, और ना ही उसका अगला जन्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि तिरुपति की लाश को कंधा देने के लिए कोई भी वहां पर नहीं जा रहा था। खैर, यह सुनकर पंडित जी कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो उन्हें तिरुपति की लाश को समाधि दंड देना होगा, और इससे तिरुपति की आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, वह हमेशा भटकती रहेगी। जिस तरह से मोक्ष देने के लिए जलाया और दफनाया जाता है, यह उससे अलग होता है। और समाधि दंड के अंदर तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा, और उसके साथ गांव वालों के नाखून, गांव की मिट्टी और कपड़ों को उसके साथ ही गांव के अंदर बाहर दफन कर दिया जाएगा, और वह भी एक स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि उसे लेटा कर नहीं बल्कि खड़ा करके दफनाया जाएगा। और इससे तिरुपति की आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। और यह काम होगा आने वाली पूर्णिमा को सुबह 6 बजे। इसके बाद पूर्णिमा का दिन आता है। अब जब चंदू अपने भाई तिरुपति की आरती को गांव के बाहर वाले पेड़ के पास ले जा रहा था, तो हम देख पाते हैं कि तिरुपति की आरती को कंधा देने के लिए कोई भी नहीं आया था। साथ ही साथ हम तिरुपति की आत्मा की आवाज को भी सुन पाते हैं, जो कि काफी परेशान थी। तिरुपति की आत्मा चाहती थी कि उसके जानने वाले उसको कंधा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। सब उससे मुंह फेर लेते हैं। साथ ही साथ वो यह भी नहीं चाहती थी कि उसको समाधि दंड मिले। वह यही बोल रही थी कि उसने जो गलत काम किया था उसकी सजा उसे मिल चुकी है, और अब ऐसा करना गलत रहेगा। खैर, अब चंदू तिरुपति की अर्थी को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सारे गांव वाले मौजूद थे। अब चंदू सरपंच साहब से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके भाई ने जीते जी उसका दंड भोग लिया है, और अब उसको यह दंड न दिया जाए। मरने के बाद तो सबको शांति मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। साथ ही साथ तिरुपति की आत्मा अंदर ही अंदर कह रही थी कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन पा रहा था। खैर, गांव वाले सारे रिचुअल्स परफॉर्म करके तिरुपति को समाधि दंड दे देते हैं, और यहाँ पर उसे दंड देने के बाद तिरुपति कहता है कि वह उन सब की खुशी छीन लेगा। वो उनके पास दोबारा लौट कर आएगा, और उन्हें देवी ओडेला भी उसके कहर से नहीं बचा पाएगी, और वह सबको सबक सिखाएगा। अब दूसरी ओर हम कैलाश पर्वत के सीन को देखते हैं, जहां पर कुछ साधु संत तपस्या कर रहे थे, और उन्हें इस चीज का आभास हो चुका था कि तिरुपति की आत्मा गांव में आतंक मचाएगी। विल जागने वाला है।
और वह बस कुछ खून की बूंदों का इंतजार कर रही है। बस उसके बाद वह आत्मा अपना काम शुरू कर देगी। जिस पर दूसरे संत पूछते हैं कि इसका हल क्या होगा महाराज जी। जिस पर वह कहते हैं कि अगर कहीं पर बुरी शक्ति आती है तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेते हैं ताकि वह उसको रोक सके। जिसके बाद हम एक साध्वी को देखते हैं जिसका नाम भैरवी होता है, और यह वही है जिसके बारे में संत जी बता रहे थे। मतलब कि यही तिरुपति की आत्मा को रोकने वाली है। अब सीन गांव की तरफ आता है जहां पर 6 महीने बीत चुके थे और 6 महीनों में पहली बार इस गांव के अंदर शादी होने जा रही थी। दुल्हन का बाप बहुत खुश था क्योंकि अब तिरुपति जैसा खतरा गांव पर नहीं था। शादी के बाद सीन रात की तरफ आता है जहां पर हम पंडित को देखते हैं जो कि वर और वधू को आशीर्वाद देने जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो कि शराब पी रहे थे। वह पंडित जी को अपने पास बैठा लेते हैं और यहाँ पर ही तिरुपति की समाधि भी थी और उसके सामने जो पेड़ होता है बरगद का, वह वहीं पर ही बैठकर ऐसा कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जो था वह उस लड़की को चाहता था जिसकी शादी हुई थी। वह लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और पंडित जी उसको समझाते भी हैं कि अब वह उसको छोड़ दे, वह किसी और की हो चुकी है। तब वह लड़का कहने लगता है कि वह उस लड़की के साथ गलत काम करेगा और इसका इल्जाम वह मरे हुए तिरुपति पर लगा देगा। और यह सुनते ही पंडित जी उन पर भड़क जाता है और वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि पंडित जी को बाथरूम जाना था और इसलिए वह खुले में बाथरूम करने चला जाता है और तिरुपति की समाधि भी उसी जगह पर थी जो कि शायद से वह भूल गया था या फिर नशे की वजह से उसे याद नहीं था। अब वह सोचता है कि वह दूसरी ओर बाथरूम करेगा, लेकिन तभी वहां से कुछ औरतें लौट रही थीं, जिसको देखकर वह तिरुपति की समाधि की तरफ ही पलट जाता है और वह वहीं पर सुसु करने लगता है। अब जाते वक्त उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था जिस वजह से उसके पैरों का खून जमीन पर गिर जाता है और वह खून सीधा तिरुपति की समाधि पर ही गिरा था, जिससे कि तिरुपति की आत्मा जो होती है वह जाग उठती है और पंडित को पजेस कर लेती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। अब पंडित जो होता है वह पजेस्ड हालत में ही शादी वाले घर पहुंचकर दोनों दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के बाद वह दूल्हा दुल्हन सुहागरात के लिए अपने कमरे में जाते हैं, जहां पर उनके कार्यक्रम के बीच ही पंडित वहां आ गया था। उसे देखकर पति उस पंडित को रोकने आता है, लेकिन पजेस्ड हुआ पंडित उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। और यह देखकर दुल्हन कहती है कि उसके पापा को अगर पता चल गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तब पंडित उसको बताता है कि वह पंडित नहीं है बल्कि उसके रूप में तिरुपति है, या फिर यह कहें कि पजेस्ड हुआ पंडित है जिसके अंदर तिरुपति की आत्मा थी। और यहाँ पर तिरुपति उसे अपना असली रूप दिखाने लगता है, जिसके बाद वह उसके साथ में जबरदस्ती करता है। लेकिन वह लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है। तब वह उसकी चोटी पकड़कर उसे लात मारता है, जिस वजह से उस लड़की के स्कैल्प से उसके सर के बाल जो थे, यानी कि बाल के साथ खाल निकलकर अलग हो जाती है। जिसके बाद में तिरुपति अपना काम करता है और वह लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है। अब यह खबर जो थी वह पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस भी पंडित को ही गुनहगार समझती है और वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब पीटते हैं। हालांकि पंडित यही कहता रहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसे तो याद भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या था और वह यहाँ पर आया कैसे। तब पुलिस उसे और पीटती है और तब जाकर पंडित को याद आता है और वह पुलिस वालों को बताता है उन लड़कों के बारे में, जिसके अंदर वह लड़का ये कह रहा था कि वह उस लड़की के साथ गलत काम करेगा। अब पुलिस उन लड़कों को भी उठा लेती है और उनको काफी पीटती है, लेकिन वह लोग भी यही कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और हम भी जानते हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। मीनवाइल हम अल्लाह बख्श नाम के आदमी को देखते हैं और ये आदमी एक मौलवी है जो कि झाड़ फूंक का काम जानता था और गांव को बचाया भी करता। अब एक माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर उसके पास आए हुए थे। तब वह उसकी बच्ची को ठीक करता है और उसके माता पिता को एक रिचुअल करने के लिए बोलता है। वह बताता है कि गांव के बाहर उन्हें एक मुर्गे की बलि देनी होगी और फिर रात में वह माता पिता रिचुअल करके एक मुर्गे की बलि दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब इसी बीच वेंकटेश नाम का लड़का वहां से गुजर रहा था जो कि बख्श का असिस्टेंट था। वह देखता है कि वह जो मरा हुआ मुर्गा था उसे तिरुपति की आत्मा उठाकर खा रही थी। ये देखकर वह काफी हैरान रह जाता है, जिसके बाद अगले दिन ये बात वेंकटेश बख्श को बताता है। अब बख्श ये सुनकर चिंता में आ गया था। खैर, इसी बीच गांव का एक बड़ा व्यक्ति जो कि सरपंच के अपोजिशन पार्टी के अंदर था, वह अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है और एक कार्ड वह बख्श को भी देता है। तब बख्श उसको यह शादी रुकवाने की सलाह देते हैं क्योंकि गांव के हालात ठीक नहीं थे और उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन वह आदमी काफी जिद्दी होता है, पैसे के नशे में चूर था। वह कहता है कि वह यह शादी नहीं रोक सकता क्योंकि वह लड़का बहुत बड़े बाप का बेटा है
जिसके बाद सीन रात में आता है जहां पर हम तिरुपति की साइकिल को अपने आप ही चलते हुए देखते हैं। इसका मतलब उसे तिरुपति ही चला रहा था। अब अगले दिन तिरुपति का परिवार उसकी समाधि पर भोग चढ़ाने आता है। तभी तिरुपति की माँ उस साइकिल को नोटिस करती है और वह यह बोलती है कि शायद से यह साइकिल चंदू लेकर आया होगा और नशे में यहीं छोड़ दी होगी। लेकिन चंदू इस बात से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और अब भोग रखकर यह लोग वहां से चले जाते हैं और चंदू भी अपनी साइकिल अपने साथ ले गया था। और उनके जाने के बाद में तिरुपति अपने भोग को खाने लगता है। मीनवाइल हम उस आदमी की बेटी की शादी को देखते हैं जहां पर सरपंच भी आया था। सरपंच खाना खाने के बाद वहां पैसे देता है जो कि मात्र 116 रुपए थे। ये देखकर दुल्हन का भाई उसका मजाक बनाने लगता है कि इतना बड़ा आदमी होकर वो मात्र 116 रुपये दे रहा था, और इस चीज को वो माइक में बोल देता है। और फिर क्या था, वहां पर लड़ाई होने लगती है जहां पर दुल्हन का बाप और सरपंच आपस में लड़ भिड़ते हैं। और जाते जाते सरपंच कहता है कि उसकी बेटी की हालत उसकी बेटी से भी बुरी होगी, और इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। खैर, अब रात में सरपंच अपने ट्रैक्टर पर अपने साथी के साथ दारू पीते हुए जा रहा था। लेकिन तभी सरपंच को भी बाथरूम लग जाती है, जिसके बाद वह उतरकर तिरुपति की समाधि पर ही सुसु करने लगता है। और यह सब वह जानबूझकर ही कर रहा था कि तभी उसके पैरों के अंदर भी वही कांटा चुभ जाता है जिसको निकालने पर उसे खून आता है, जो कि जमीन पर गिर गया था। जिसके बाद तिरुपति की आत्मा सरपंच को भी पजेस कर लेती है। खैर, अब पजेस्ड हुआ सरपंच ट्रैक्टर के पास जाता है और एक लात में ही ट्रैक्टर पर बैठे आदमी को उड़ा देता है। यानी कि यहाँ तिरुपति की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। खैर, अब वह खुद ही ट्रैक्टर को चलाकर उस आदमी के घर पर जाता है जहाँ पर शादी हुई थी, जो कि उसका ऑपोजिशन भी था। लेकिन वह अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता है कि वह लड़की और लड़का वहाँ पर नहीं थे। तभी वह अपनी दिव्य दृष्टि फिर से इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि यह दोनों ही भुट्टे के खेत के अंदर हैं। जिसके बाद वह जल्दी से कॉर्न के खेत में चला जाता है, जहां पहुंचकर वह खेतों के बीच में बने हुए शानदार बिस्तर को ही टक्कर मारकर गिरा देता है। और इसके बाद वह पति को भी जान से मार देता है। फिर वह दुल्हन की तरफ बढ़ता है और इसी बीच खेत में आग लग चुकी थी। वह दुल्हन के पास आकर उसके मुंह के अंदर एक भुट्टा डाल देता है और उसके बाद उस पूरे खेत में आग लग जाती है। सब कुछ जलकर राख हो गया था। खैर, इसी के साथ में दुल्हन भी जलकर मारी जाती है। अब अगले दिन पुलिस वहां पर आकर ये सब देखती है और सरपंच के ट्रैक्टर से उनको पता चल जाता है कि यह सब किसने किया है। खैर, दूसरी ओर हम भैरवी को देख पाते हैं, जो कि काशी में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अब कैलाश में बैठे हुए संत महात्मा कहते हैं कि भैरवी जब 110 करोड़ बार जाप कर लेगी तब कोई चमत्कार होगा। खैर, दूसरी ओर दुल्हन का बाप जो होता है वह पंडित और सरपंच दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनको पीटने लगता है। वह दोनों उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था और कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहां पर अल्लाह बख्श आकर कहने लगता है कि उन दोनों ने कुछ नहीं किया है और यह जो कुछ भी हुआ था वह उन गांव वालों की गलती है। जिसके बाद वेंकटेश उन गांव वालों को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है, जिसके अंदर साइकिल गांव के अंदर रात में अपने आप चल रही थी। यह देखकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। वह मुर्गा जो था वह भी उसको हवा में लेकर कोई खा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि तिरुपति की आत्मा थी। तब अल्लाह बख्श सबको कहता है कि यह सब तिरुपति की आत्मा कर रही है और उन लोगों ने उसे समाधि दंड देकर बहुत बड़ी गलती करी है। इनफैक्ट उन्होंने खुद की मौत को दावत दी है। यहाँ गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तभी इसी बीच वहां पर एक सीनियर ऑफिसर आता है जो कि पंडित और सरपंच को जेल में डालने के लिए बोल रहा था। तभी वहां पर अल्लाह बख्श बीच में आकर उसे रोकता है और वहीं तिरुपति की आत्मा वाली बात बताता है। लेकिन ऑफिसर उसकी बातों पर हंसने लगा था। वह कहता है कि 2025 में भी यह लोग भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर होता यह है कि सारे गांव वाले असल में अल्लाह बख्श के साथ ही थे। तब ऑफिसर कहता है कि वह उन लोगों की बातों को गला साबित करेगा और इसके लिए वह पूरी रात तिरुपति की समाधि के सामने ही बैठा रहेगा। अब वहां पहुंचकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है और वहां के ऑफिसर को और अपने साथियों को भी वहां से भेज देता है। अब अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स के साथी जो होते हैं वह उसके लिए चाय लेकर आते हैं, लेकिन ये ऑफिसर वहां पर मरा हुआ था और उसकी एक आंख गायब थी। उसकी पीठ की जो स्किन थी, इनफैक्ट जो मांस था, वह भी उतरा हुआ था। हड्डियां दिख रही थी। अब पिछली रात असल में तिरुपति अपनी साइकिल लेकर उसके पास आया था क्योंकि वह उसकी काफी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था और उसने ही उसको घसीट घसीट कर खत्म कर दिया। अब यह खबर भी पूरे गांव के अंदर दहशत की तरह फैल जाती है और लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे
और तिरुपति की आत्मा रोज रात अपनी साइकिल से गांव में घूमने लगती है, यानी कि अपनी घंटी को बचाते हुए। खैर, अब तिरुपति के कहर के चलते डरते हुए गांव वाले राधा से मिलने जेल जाते हैं। गांव वालों के मन में उम्मीद थी कि राधा उन्हें बचा सकती है, क्योंकि पहले भी राधा ने ही उनको बचाया था।